नमस्कार दोस्तों क्या गुजरात की धरती से उठी यह राजनीतिक गूंज आने वाले समय में देश की दिशा बदलने वाली है, या यह भी एक और अधिवेशन बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे उस बड़े राजनीतिक संदेश की जो अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन से निकलकर सामने आया है। यह केवल एक सभा नहीं थी, यह केवल भाषणों का मंच नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष की प्रस्तावना थी जिसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक धारा ने वैचारिक युद्ध का नाम दिया है। सवाल उठता है कि आखिर इस अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या विपक्ष को लगा कि अब सीधी टक्कर का समय आ गया है, या फिर यह संगठन को भीतर से मजबूत करने की एक कोशिश है? अहमदाबाद, वह शहर जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, वही शहर जहां से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उभार शुरू हुआ, वही भूमि जहां गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संगठनात्मक कौशल से पहचान बनाई, उसी धरती से कांग्रेस ने अपने वैचारिक संघर्ष की घोषणा की है। क्या यह प्रतीकात्मक संदेश है? क्या यह बताने की कोशिश है कि लड़ाई अब सीधे मैदान में होगी? अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उसमें केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक रेखा खींचने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सोच के खिलाफ है। उन्होंने संविधान, संस्थाओं की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह मुद्दे जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ पा रहे हैं? गांव का किसान, शहर का बेरोजगार युवक, महंगाई से जूझती गृहिणी, क्या वे इस वैचारिक बहस को अपने जीवन की सच्चाई से जोड़ पा रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि देश की संस्थाओं पर दबाव है, विपक्ष की आवाज को पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा और लोकतांत्रिक संतुलन कमजोर हो रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है और कहती है कि उसके सभी निर्णय संसद और कानून की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। यहां जनता किस पर भरोसा करे? एक पक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में है, दूसरा पक्ष कहता है देश विकास की राह पर है। सच्चाई क्या है? यह सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। अधिवेशन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। ईवीएम को लेकर शंका व्यक्त की गई और बैलेट पेपर की वापसी की मांग दोहराई गई। लेकिन निर्वाचन आयोग लगातार यह कहता आया है कि व्यवस्था सुरक्षित है, पारदर्शिता के लिए वीवीपैट जैसी प्रणाली पहले से लागू है और अदालतों ने भी समय समय पर इस पर अपनी राय दी है। तो क्या यह मुद्दा राजनीतिक विश्वास का है या तकनीकी भरोसे का? यदि विपक्ष को संदेह है तो क्या उसके पास ठोस प्रमाण है? और यदि व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है तो बार बार यह सवाल क्यों उठता है? ये वही प्रश्न हैं जो जनता के मन में घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने अवसर सीमित हो रहे हैं और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि देश दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश हो रहे हैं, डिजिटल व्यवस्था मजबूत हुई है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। दो अलग तस्वीरें, दो अलग दावे। लेकिन सच्चाई किसकी तस्वीर से मेल खाती है? क्या आंकड़े वही कहानी कहते हैं जो भाषणों में सुनाई देती है, या आंकड़ों की भी अपनी राजनीति होती है? अधिवेशन में विदेश नीति पर भी चर्चा हुई। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, इन सब का जिक्र हुआ। विपक्ष का कहना है कि सरकार को अधिक जवाबदेह होना चाहिए, जबकि सरकार का तर्क है कि भारत की विदेश नीति संतुलित और राष्ट्रीय हित पर आधारित है। आम नागरिक के लिए यह सवाल कितना मायने रखता है? शायद तब जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जब महंगाई का असर थाली तक पहुंचता है, तब विदेश नीति भी घरेलू मुद्दा बन जाती है। कांग्रेस नेतृत्व ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पुनर्गठन की बात हुई, नए प्रभारियों की नियुक्ति की योजना सामने आई और गठबंधन राजनीति को मजबूती देने की रणनीति पर चर्चा हुई। क्या यह संकेत है कि विपक्ष आने वाले चुनाव को केवल नारों से नहीं बल्कि जमीनी तैयारी से लड़ना चाहता है, या यह देर से उठाया गया कदम है? गुजरात की राजनीति पर नजर डालें तो यहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में मत प्रतिशत का अंतर बहुत अधिक नहीं रहा। कांग्रेस इसे अपने लिए उम्मीद की किरण के रूप में देखती है। क्या यह उम्मीद वास्तविक है या आंकड़ों की व्याख्या का खेल? अधिवेशन से जो सबसे बड़ा संदेश निकला वह यह कि कांग्रेस इस मुकाबले को वैचारिक संघर्ष के रूप में पेश करना चाहती है। वह खुद को संविधान, सामाजिक संतुलन और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी इस टकराव को विकास बनाम अवरोध की लड़ाई के रूप में दिखा सकती है। एक पक्ष कहता है तेज निर्णय और मजबूत नेतृत्व जरूरी है, दूसरा पक्ष कहता है बहस और संतुलन लोकतंत्र की आत्मा है। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सा रास्ता अधिक भरोसेमंद लगता है? क्या देश को केंद्रीकृत निर्णयों की आवश्यकता है या व्यापक विमर्श की? अधिवेशन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, यह आने वाले महीनों की राजनीतिक तापमान का संकेत भी दे गया। संसद में बहस तेज होगी, राज्यों में चुनावी सभाएं होंगी, गठबंधन की बैठकों का दौर चलेगा और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ेगा। लेकिन इस शोर के बीच असली मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर पहचान और विचारधारा? रुद्र समाचार आपसे यही पूछता है, क्या यह संघर्ष सत्ता परिवर्तन का है या सोच परिवर्तन का? क्या गुजरात से उठी यह आवाज राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनेगी या फिर राजनीतिक शोर में दब जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीति अब नए मोड़ पर खड़ी है और जनता की अदालत में ही अंतिम फैसला होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम केवल भाषणों की गर्मी तक सीमित रहेगा या सचमुच जमीन पर कोई बड़ा बदलाव दिखाई देगा? क्योंकि राजनीति में घोषणा करना आसान होता है, लेकिन उसे गांव गांव गली गली तक पहुंचाना सबसे कठिन काम होता है। अहमदाबाद के उस मंच से जब कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की बात कही, तब यह संकेत साफ था कि पार्टी केवल वैचारिक हमला नहीं करना चाहती, बल्कि बूथ स्तर तक अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है, पिछले कई चुनावों में संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय नेतृत्व की कमी और अंदरूनी मतभेद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े रहे हैं। तो क्या इस बार तस्वीर अलग होगी? क्या कार्यकर्ता फिर से उसी जोश के साथ मैदान में उतरेंगे जैसा कभी हुआ करता था, या फिर यह केवल संकल्प बनकर रह जाएगा? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने मजबूत ढांचे, समर्पित कार्यकर्ताओं और लाभार्थी वर्ग से सीधे संवाद की रणनीति के कारण बढ़त बनाए हुए है। गांव में राशन, किसान को सहायता, महिला समूहों को योजनाओं का लाभ, उज्ज्वला, आवास, शौचालय जैसी योजनाओं का असर सीधे मतदाता तक पहुंचा है। यह सच्चाई भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि सत्ता में रहने का अनुभव और संसाधन दोनों ही सत्ताधारी दल को अतिरिक्त बढ़त देते हैं। तो क्या विपक्ष के लिए यह मुकाबला बराबरी का है या फिर उसे दोगुनी मेहनत करनी होगी? अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि यह लड़ाई व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं है, बल्कि नीति बनाम नीति है। लेकिन भारतीय राजनीति में चेहरे की अहमियत को कौन नकार सकता है? चुनाव आते ही चर्चा व्यक्तित्व पर केंद्रित हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वहीं राहुल गांधी अपनी यात्राओं और जनसभाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में है। जनता के मन में यह सवाल भी है कि क्या विपक्ष एकजुट चेहरा पेश कर पाएगा? गठबंधन की राजनीति अपने आप में जटिल होती है। अलग अलग दल, अलग अलग विचार, अलग अलग क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। क्या सब एक मंच पर टिक पाएंगे या चुनाव आते आते मतभेद सतह पर आ जाएंगे? और अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो क्या सत्ताधारी दल को सीधा फायदा मिलेगा? अब जरा आर्थिक मोर्चे पर लौटते हैं। महंगाई, रोजगार, छोटे व्यापारियों की स्थिति, किसानों की आय, ये सब मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, ये घर घर की चिंता है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। सरकार कहती है कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने मजबूती दिखाई है। सच यह है कि दुनिया भर में आर्थिक उतार चढ़ाव का असर हर देश पर पड़ा है। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि उसकी जेब में कितना पैसा बच रहा है, उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है या नहीं, उसकी खेती का दाम मिल रहा है या नहीं। राजनीतिक भाषण तब तक असरदार नहीं होते जब तक वे रसोई और खेत तक न पहुंचे। अधिवेशन में सामाजिक न्याय की बात भी प्रमुखता से उठाई गई। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई गई। यह मुद्दा नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव में नए रूप में सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसकी योजनाएं बिना भेदभाव के सब तक पहुंच रही हैं। कांग्रेस कहती है कि समाज में असमानता बढ़ रही है। तो क्या सच्चाई जमीन पर देखने से ही सामने आएगी? क्या मतदाता अपने अनुभव के आधार पर फैसला करेंगे? राजनीति में धारणा का बहुत महत्व होता है। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो वह भावना ही चुनावी परिणाम बदल सकती है। और अगर लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है, तो वह भी बड़ा संदेश बन जाता है।
विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार अपनी वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। विपक्ष सवाल उठाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। उपलब्धियों का सीधा लाभ आम नागरिक तक कितना पहुंचा? यह बहस केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगी। गांव की चौपाल में भी लोग पूछेंगे कि हमारे जीवन में क्या बदला। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अंतिम निर्णय जनता करती है। अधिवेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले महीनों में संसद के भीतर और बाहर टकराव तेज होगा। विधेयकों पर बहस, सड़क पर प्रदर्शन, जनसभाओं में तीखे भाषण, ये सब राजनीतिक तापमान को बढ़ाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस शोर में समाधान भी निकलेगा? क्या दल एक दूसरे को सुनेंगे या केवल आरोपों का आदान प्रदान होगा? लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष उतना ही जरूरी है जितनी मजबूत सरकार। लेकिन विपक्ष की मजबूती केवल आरोप लगाने से नहीं आती, बल्कि ठोस विकल्प पेश करने से आती है। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के सामने स्पष्ट आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक खाका रख पाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत कर पाएगी कि जनता का भरोसा और मजबूत हो? गुजरात से उठी इस आवाज का असर केवल राज्य तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि राजनीतिक संघर्ष अब और तीखा होगा। चुनाव नजदीक आएंगे तो भाषण और तेज होंगे, वादे बड़े होंगे और सवाल भी कठिन होंगे। रुद्र समाचार आपसे फिर पूछता है, क्या यह मुकाबला विचारों का है या विश्वास का? क्या जनता बदलाव चाहती है या निरंतरता? क्या संगठनात्मक पुनर्गठन विपक्ष को नई ऊर्जा देगा या सत्ताधारी दल अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? इन सवालों का जवाब अभी धुंध में है। लेकिन राजनीति की यह आंधी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है, और जब यह आंधी अपने चरम पर होगी तब हर मतदाता को तय करना होगा कि वह किस दिशा में खड़ा है। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है और यही वह मोड़ है जहां से देश की अगली कहानी लिखी जाएगी। जैसे जैसे चुनावी घड़ी नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे यह वैचारिक टकराव केवल मंचों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घर घर की चर्चा बन जाएगा। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अधिवेशन में कही गई बातें जब जमीन पर उतरेंगी तब पता चलेगा कि उनमें कितनी ताकत है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस चुनाव को संविधान, सामाजिक संतुलन और आर्थिक न्याय की लड़ाई के रूप में पेश करेगी। लेकिन क्या केवल नारे और भाषण पर्याप्त होंगे? क्या जिला स्तर पर बैठकों, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती और गांव-गांव संवाद से वह पुरानी ऊर्जा लौट आएगी? क्योंकि राजनीति केवल भावना से नहीं चलती, संगठन और रणनीति से चलती है। यदि कार्यकर्ता सक्रिय हुए, यदि स्थानीय मुद्दों को सही ढंग से उठाया गया, यदि उम्मीदवार चयन में संतुलन रखा गया, तो मुकाबला सचमुच रोचक हो सकता है। लेकिन अगर अंदरूनी मतभेद सतह पर आ गए, अगर गठबंधन में तालमेल नहीं बैठा, तो विपक्ष की राह कठिन हो जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। उसका दावा है कि उसने विकास, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस काम किया है। वह लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद बनाए हुए है। गांव का किसान, शहर का व्यापारी, युवा छात्र, महिला समूह, सब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही उसकी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। लेकिन सवाल यहां भी है, क्या योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा? क्या बेरोजगारी और महंगाई का असर कम हुआ? क्या छोटे उद्योगों को वह सहारा मिला जिसकी उम्मीद थी? जब मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचेगा तो वह केवल भाषण याद नहीं करेगा, वह अपना अनुभव याद करेगा। राजनीति में धारणा और अनुभव का मेल ही परिणाम तय करता है। अधिवेशन में उठे सवाल केवल संस्थाओं तक सीमित नहीं थे। बात सामाजिक सौहार्द की भी हुई, समान अवसर की भी हुई और इस बात की भी कि क्या देश में असहमति की आवाज को पर्याप्त स्थान मिल रहा है। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र मजबूत है, विपक्ष खुलकर बोल रहा है, अदालतें स्वतंत्र हैं और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है। विपक्ष का कहना है कि दबाव है, संतुलन बिगड़ रहा है। इन दो दावों के बीच आम नागरिक खड़ा है। वह पूछ रहा है, मुझे सच्चाई कौन बताएगा? क्या संसद की बहस इस सच्चाई को सामने लाएगी या फिर चुनावी सभाओं का शोर ही हावी रहेगा? आने वाले महीनों में आंकड़ों की जंग भी देखने को मिलेगी। बेरोजगारी के आंकड़े बनाम रोजगार सृजन के दावे, महंगाई की दर बनाम राहत योजनाओं की सूची, सामाजिक न्याय की मांग बनाम सबका विकास का नारा। हर दल अपनी अपनी व्याख्या रखेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा मंच बनेगा जहां तथ्यों पर शांतिपूर्वक चर्चा हो? लोकतंत्र की असली मजबूती इसी में है कि बहस हो, लेकिन बहस जिम्मेदारी के साथ हो। गुजरात से उठी यह राजनीतिक आवाज केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, यह उस बड़े राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है जो तय करेगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या मतदाता स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता देगा
या परिवर्तन और नए विमर्श को मौका देगा? क्या युवा अपने भविष्य को लेकर फैसला करेगा? क्या किसान अपनी आय और लागत को ध्यान में रखेगा? क्या महिला सुरक्षा और सम्मान को मुद्दा बनाएगी? हर वर्ग का अपना अनुभव है और वही अनुभव लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। रुद्र समाचार आपसे सीधा सवाल करता है, क्या राजनीति केवल दलों की लड़ाई है या यह हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है? क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे या सवाल पूछेंगे? क्या हम आंकड़ों की चमक में उलझेंगे या अपने आसपास की सच्चाई को देखेंगे? क्योंकि अंत में निर्णय आपका है। नेता बदल सकते हैं, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथ में ही रहती है। अहमदाबाद का अधिवेशन एक शुरुआत है, अंतिम अध्याय नहीं। असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मुद्दों की परतें खुलेंगी, दावे और तीखे होंगे और सवाल भी कठिन होंगे। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र में आखिरी शब्द जनता का होता है। तो क्या यह वैचारिक चुनौती सचमुच राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलेगी? क्या विपक्ष अपनी बात को जनभावना में बदल पाएगा? क्या सत्ता पक्ष अपने दावों को जनता के विश्वास में बदल पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा।